में पानी भरा हुआ 4 मीटर है बाय 3 मीटर बाय 2 मीटर। और इसमें कितना ओरिएंटल एक्सेलरेशन देते हैं ताकि बर्तन से पानी बाहर नहीं आए, ये करना है। कीजिए थोड़ा इस क्वेश्चन को। तो और जब एक्सेलरेशन देते थे ए नॉट तो इंक्लाइनेशन होता था tan थीटा इक्वल टू ए नॉट बाई जी। इसी से सोच के आपको कर लेना है। तो आप जरा सोचिए कि भाई बर्तन को एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो फ्री सरफेस उठने लगेगा ऐसे। तो फ्री सरफेस जब उठ के इस तरह से इतना पानी था 4 मीटर तक, फ्री सरफेस जब उठ के ऐसा हो जाएगा तब पानी गिरने के सिचुएशन में आएगा। इस तरह का फ्री सरफेस हो जाएगा तब वाटर यहाँ से गिरने का सिचुएशन आएगा। तो जो पहला फ्री सरफेस था यहाँ 4 मीटर वाला, उसका पीछे वाला सिरा ऊपर उठने लगता है जब एक्सेलरेशन देते हैं ए नॉट। तो इस तरह का सीन बन जाएगा। तो जो है हम लोग बोलेंगे क्या, पानी अब इससे ज्यादा एक्सेलरेशन देंगे तब गिरने लगेगा। तो ये 5 मीटर तक पहुंच जाना चाहिए। कहां तक पहुंच जाना चाहिए? पिछला वाला 5 मीटर तक। तब और एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तब यहां से पानी फेंकाने लगेगा बाहर, है कि नहीं? तो इसकी हाइट कितनी होगी ये आपको पता करना है। तो वॉल्यूम तो वाटर का सेम है, गिरा नहीं है अभी। तो पहले जितना वाटर था इसमें उतना ही वॉल्यूम इसमें रहेगा। खाली सामने से देखने पे इसका शेप रेक्टेंगल दिख रहा है और इसका शेप सामने से देखने पे ट्रेपीजियम दिख रहा है। तो ये हाइट कितना होगा ये आपको निकालना होगा। ये हाइट मान लेते हैं कि x हो गया, ये पता नहीं है। तो चूंकि वॉल्यूम सेम था तो वॉल्यूम सेम कर दीजिए, x निकालिए। इसमें से वॉल्यूम कैसे निकालिएगा? ट्रेपीजियम का वॉल्यूम निकालिए। समझिए कोयले का एक चट्टा है, इसके पीछे में फिर दूसरा रखा हुआ है, इसके पीछे में तीसरा रखा हुआ है, इसके पीछे में तीसरा रखा हुआ है। इस शेप का बहुत तरह ऐसा शेप हो गया। ये ट्रेपीजियम है सामने से देखने का। तो यही पीछे कितने मीटर तक? 2 मीटर तक ट्रेपीजियम रखा हुआ है इसी तरह का। समझिए इतना मोटा हो गया। इस तरह का समझ लिए लिक्विड का लेयर है। तो इसका वॉल्यूम निकालना होगा। अब पहले था ये पूरा क्यूबॉइड टाइप का वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है? शुरुआती वाला वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम हम लोग करेंगे। वाटर गिरा नहीं है तो इनिशियल वॉल्यूम बताइए इसका 4 इंटू 3 इंटू 2 इनिशियल वॉल्यूम हो गया। फाइनल वॉल्यूम इसका बताइए। तो ट्रेपीजियम का सामने वाला एरिया कितना होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 5 प्लस एक्स और इंटू हाइट। तो हाइट ये कितना दूर तक अंदर गया हुआ है? 2 मीटर तक। तो ये हो गया। पहले तो हाइट लिखना पड़ेगा, ये वाला 3 मीटर। इन दोनों के बीच का दूरी जो है 3 मीटर था, इंटू 3 मीटर हो गया। ये पूरा एरिया आ गया ट्रेपीजियम के एरिया। वॉल्यूम निकालना तो इंटू थिकनेस करना पड़ेगा 2 मीटर से। इसी तरह का कोयले का एक चट्टा है, उसके पीछे में दूसरा चट्टा, तीसरा चट्टा, 2 मीटर तक रख दिया, तो वॉल्यूम हो गया। तो वही पानी का लेयर इस तरह का हो गया। तो सामने वाला एरिया निकाल के और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा इसका। इसका सीन ऐसा है, ऐसा देखिए। सामने से देखने पे ट्रेपीजियम टाइप का है और ये पीछे तक गया हुआ है पूरा 2 मीटर तक ट्रेपीजियम। तो वॉल्यूम कितना होगा? सामने का एरिया इंटू थिकनेस। तो सामने का एरिया हो गया हाफ इंटू 5 प्लस एक्स इंटू 3 और थिकनेस 2 था। एक्स निकल जाएगा इससे, हमारा एक्स निकल जाएगा। कितना आ गया एक्स? 3 मीटर। तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा। तो 5 प्लस एक्स इक्वल टू 8 हो गया। एक्स 3 मीटर है। तो ये हाइट हो जाएगा 3 मीटर। इसका मतलब एक्स निकल गया हम लोग। इस तरह का शेप हो गया, एक्स निकल गया 3 मीटर। तो वॉल्यूम सेम रख दिए, एक्स निकाल लिए हम लोग। एक्सेलरेशन देंगे तो पानी का फ्री सरफेस ऐसा नहीं होके वैसा हो जाएगा। तो फाइनली एक्स निकल गया हम लोग का 3 मीटर। ये कैलकुलेट किए तब मिला 3 मीटर। अब इंक्लाइनेशन इसका निकाल लेंगे हम लोग tan थीटा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगा। तो 5 माइनस 3 मतलब 2 मीटर हो गया वो।
इसका मतलब 1 मीटर ये ऊपर था तो 1 मीटर नीचे हुआ, इसका मतलब ये 1 मीटर नीचे हो जाए, ये 1 मीटर ऊपर, ये पूरा 2 मीटर था ये लाइन से, तो ये पूरा दिया हुआ था क्वेश्चन में 4 मीटर और वो 5 मीटर, मतलब यहाँ से ये गया है 1 मीटर और नीचे भी यहाँ पे 1 मीटर है, तब ने ये 2 मीटर हुआ। 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 3 कर देंगे तो ये 2 मीटर हुआ। तो ये भी सीखे, 1 मीटर ऊपर गया 1 मीटर नीचे हुआ, मतलब ये वाला ट्रायंगल पूरा सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, ये और ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा, तब जाके दोनों हाइट सेम होगा। तो जब लिक्विड नहीं गिरता है तो ये फ्री सरफेस मिडिल पॉइंट से पास करेगा, वॉल्यूम सेम है तब। खैर छोड़िए उन बातों को, tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा इसमें ये वाला दूरी 5 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय ये वाला दूरी 3, ऐसा हो जाएगा। अब tan थीटा को बोलते थे A0 बाई जी और x आ गया आपका 3/3, तो A0 इक्वल टू जी इंटू 2/3। अब टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं जी, 10 इंटू 2/3, तो 20/3 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल देने के बाद पानी का सरफेस सीधा ऐसे नहीं रह के ऐसे हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा। जब एक्सलेट कराते हैं बर्तन को तो सरफेस इस तरह का हो जाता है। शुरू में था ये 4 मीटर तक, अब इधर खाली हो जाएगा पानी और इधर उठ जाएगा, तो इतना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देने पे पानी गिरने के सिचुएशन में आ जाएगा। तो लिखा था कि नहीं गिरना चाहिए, तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो है आपको 20/3 होना चाहिए और लेस देन दिस, तब वाटर नहीं गिरेगा बर्तन से। समझ में आई बात? यस और नो? बात समझ में आई? यस और नो? यस। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देते हैं। तो हम लोग जो है अब कोई लाइन का एंगल निकालना है। अब यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के निकालें, चाहे यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से एंगल लेके निकालें, चाहे यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से निकालें, सब एक ही होगा। एंगल थोड़े ना बदल जाएगा, एंगल तो सेम ही रहेगा। एक लाइन का इंक्लिनेशन तो फिक्स्ड है, तो कहीं से निकालिए आप एंगल, जो डाटा दिया हुआ वहां से निकालेंगे। क्योंकि हम लोग एक्स निकाल लिए थे तो अपना निकाल दिए उसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी है, 3 मीटर ऊंचा है, 5 मीटर चौड़ा है और इसका जो अंदर की तरफ डेप्थ है कुछ दिया हुआ 4 मीटर, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 3 मीटर ऊंचा है टंकी, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। अब इसमें वाटर 2 मीटर तक भरा हुआ है, 2 मीटर तक वाटर भरा हुआ है कि नहीं, ये 2 मीटर तक वाटर फिल्ड है, 2 मीटर तक वाटर फिल्ड है, 2 मीटर तक वाटर फिल्ड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, maximum horizontal acceleration of vehicle so that without spilling of water, पानी नहीं गिरना चाहिए, ये तो आप अभी कर लिए थे, विदाउट स्पिलिंग ऑफ वाटर। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, if acceleration is increased
by 20% of above calculated acceleration, then find the percentage of water spilt over. कितना परसेंट पानी गिर जाए। और सी वाला कह रहा है इनिशियली टैंक इज क्लोज्ड, अगर बर्तन बंद कर दें, इनिशियली टैंक इज क्लोज्ड एट टॉप and acceleration equal to 9 meter per second square, and acceleration equal to 9 meter per second square. Find the gauge pressure. Find the gauge pressure at bottom of front and rear, at the bottom of front and rear portion of vessel. तो वो निकालना है, फ्रंट एंड रियर पोर्शन ऑफ वेसल। निकालिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, निकालिए। कैलकुलेट कीजिए। ठीक, दीपाली निकाल लिए का आंसर, बाकी लोग निकालिए। बाकी लोग कैलकुलेट कीजिए इस क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वाटर नहीं गिरे तो हम लोग देख चुके थे कि भाई इस बर्तन में ये 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है। जब पानी नहीं गिरता है तो ये सेंटर लाइन से जाएगा, इसका मतलब जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होता है। पानी नहीं गिरता है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे। ये 3 मीटर है, वॉल्यूम सेम करते हैं, हम लोग का ये दूरी सेम आ जाता है। तो ऐसा हो जाएगा तब पानी गिरने का सिचुएशन हो जाए। इसमें एक्सेलरेशन का नाम दे दिए ए नॉट। तो ये हो गया 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे, है ना। तो टेन थीटा आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, आपको इच्छा है तो यहीं से निकालिए इंक्लाइनेशन। तो टेन थीटा यहां से निकल जाएगा आपका। तो ये सेंटर लाइन आपको मालूम होना चाहिए, तब वहां से निकालिएगा कि ये सेंटर से जाएगा, है कि नहीं। लेकिन बेटर है यही वाला निकाला कीजिए आप, ज्यादा अच्छा होगा। ये मालूम है आपका टोटल 5, ये पूरा 2 मीटर घट गया,
तो ये ऊंचाई हो गया आपका, ये वाला ऊंचाई कितना हो गया, यहाँ से 1 मीटर कम पे आ गया है, 2 मीटर हो गया टोटल, और ये दिया हुआ है 5, तो tan थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में ये पूरा ऊंचाई हो गया 2 मीटर, ये हो गया 5, तो tan थीटा 2/5 हो गया। अब इसी को A0/g बोलते हैं, g को 10 ले लेना है, A0 हो गया 2/5 इंटू 10, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दीजिएगा तो ऐसा सीन हो जाए। तो पहला का आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही निकाली थी दीपक। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ऐसा सीन हो जाएगा, वाटर एक्सेलरेशन जब देंगे बर्तन का तो वाटर का लेवल ऊपर चढ़ने लगेगा, इधर वाला पीछे वाला, और ऐसा सीन हो जाएगा तो वाटर गिरने के सिचुएशन में आ जाएगा, गिरा नहीं है अभी। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैलकुलेट किया उसका 20% बढ़ा दिए एक्सेलरेशन, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट किया, लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया पानी। अब और एक्सेलरेशन दे देंगे तो वाटर गिरने लगेगा, तो 20% अगर आप एक्सेलरेशन और बढ़ा दिए तो कितना वॉल्यूम वाटर का कितना परसेंट गिर जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग बोलेंगे न्यू एक्सेलरेशन इज अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, न्यू एक्सेलरेशन इज a इक्वल टू A0 प्लस A0 का 20%, 1.2 A0 हो गया। अब A0 था आपका 4, 1.2 इंटू 4, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अब कर दिया। अब 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, पानी गिरना शुरू हो जाए। ये लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया था जब एक्सेलरेशन 4 था, अब आप कर दिए एक्सेलरेशन 4.8, कितना कर दिए 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता था, इसके पहले क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 4 तक ऐसा सीन हो जाता है, इसका मतलब कुछ पानी बाहर आ जाए, तो बाहर आ जाएगा तो ये लाइन जो अब होगा फ्री सरफेस वाला सेंटर से नहीं जाएगा, थोड़ा पानी निकल गया बाहर तो इधर से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा फ्री सरफेस इस तरह हो जाएगा, कुछ पानी बाहर निकल चुका है। अब ये सेंटर लाइन से नहीं पास करेगा, जब कोई भी पानी नहीं गिरता है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तब सेंटर लाइन से पास, थोड़ा ये लाइन इधर की तरफ शिफ्ट करने लगेगा, जितना ये वॉल्यूम शिफ्ट किया वही पानी निकलेगा, पहले ऐसे था नहीं गिरा था पानी, अब ये इधर की तरफ शिफ्ट करने लगा, इसी का वॉल्यूम का वाटर बाहर चला गया। तो हम लोगों को क्या करना है, नया सीन हम लोग को पता करना है। अब मान लेते हैं कि इंक्लिनेशन इसका जो है अब बदल करके θ1 हो गया, इंक्लिनेशन बदल के कितना हो गया θ1, तो θ1 हम लोग निकाल लेंगे, tan θ1 इक्वल टू नया एक्सेलरेशन बाई जी, तो नया एक्सेलरेशन 4.8 है, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0.48, ये हो गया नया इंक्लिनेशन, tan थीटा का वैल्यू आ गया, है ना, tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया 0.48। अब ये ऐसा हो गया है वाटर का सीन, tan θ1 आपको पता है, तो अब आप इसका वॉल्यूम निकालिए, कैसा इसका पूरे का ट्रेपेजियम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अंदर गया हुआ है कितना मीटर तक, क्वेश्चन में दिया था 4 मीटर अंदर गया हुआ था, अंदर की तरफ डेप्थ कितना है 4 मीटर है, अंदर की तरफ डेप्थ 4 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया था 5 मीटर, ये पूरा 3 मीटर था, 3 मीटर पे पहुंच गया है तब पानी गिरना शुरू हुआ था। तो tan θ1 इतना आ गया आपको, इसकी मदद से ये θ1 हुआ तो ये भी θ1 होगा, तब इसकी मदद से आप इसका वॉल्यूम निकालिए, और इनिशियल वॉल्यूम आपको पता है कितना था पानी शुरुआत में, फाइनल वॉल्यूम निकल जाएगा तो हम लोग का काम हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल बाई इनिशियल इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर स्पिल्ट ओवर मालूम हो जाए। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप, तो ये वाला हाइट चाहिए आपको, ये हाइट नहीं पता है तो मान लेते हैं x, है ना, उसको निकालना पड़ेगा tan θ1 की मदद से, तो tan θ1 की मदद से इस ट्रायंगल को अगर हम मिला दें तो ये दूरी हो गया हमारा 5, तो tan θ1 लेंगे तो ये वाला दूरी जो है और डिवाइडेड बाई ये वाला दूरी, वो दूरी निकल जाएगा, इस दूरी को y बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वो दूरी आप देखिए 3 माइनस एक्स हो जाएगा, ये पूरा 3 है, ये x है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स,
तो tan θ1 को इस तस्वीर से बोल सकते हैं 3 - x परपेंडिकुलर बाय बेस 5 मीटर। तो 5 कर दिए तो x निकल जाएगा हम लोग। तो 3 - x इक्वल टू 0.48 इंटू 5। x इक्वल टू 3 - 2.4 0.6 मीटर x आएगा। x मालूम हो गया आपको 0.6 मीटर। अब इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम वाटर का कितना बचा? न्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर x निकल गया आपका। तो बोलिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पूरा था 3 और ये x मतलब 0.6 इंटू ये दूरी है 5। इतना हो गया हाफ इंटू 3 + 0.6 इंटू 5 एरिया हो गया। इंटू थिकनेस 4 मीटर तक था। ये नया वॉल्यूम हो गया। तो हाफ इंटू 3.6 इंटू 20 ये 36 मीटर क्यूब आ गया न्यू वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? इनिशियल वॉल्यूम कितना था? इनिशियल वॉल्यूम था हमारा ये पूरा पानी जो जितना भरा हुआ था, पानी का वॉल्यूम निकालना है। तो 2 मीटर तक भरा हुआ था ऊंचा और इधर 5 इंटू 4 40 मीटर क्यूब था इनिशियल वॉल्यूम। अब बचा कितना? 36 मीटर क्यूब। तो कितना परसेंटेज स्पिल्ट ओवर? परसेंटेज ऑफ वाटर स्पिल्ट ओवर। तो इनिशियल वॉल्यूम 40 माइनस फाइनल वॉल्यूम 36 बाई 40 इंटू 100। तो 400 बाई 40 हो गया, है ना? 400 बाई 40 10% वॉल्यूम वाटर का निकल गया बाहर। समझ में आया क्वेश्चन जो किए? 10% वॉल्यूम वाटर का निकल गया। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? यस। तुम जी साहिल समझा? यस। अब तीसरा क्वेश्चन करना है। एक्सेलरेशन बढ़ा देने से पानी कुछ नीचे गिर गया। नेक्स्ट आदित्य कुमार, आदित्य ठाकुर, समझ में आ रहा है जी? अब सी वाला क्वेश्चन करना है। सी वाला क्वेश्चन कह रहा है इनिशियली टैंक इज क्लोज्ड एट द टॉप और एक्सेलरेशन 9 कर दिया। तो शुरुआत में जैसे ये पानी हम लोग लिए थे बर्तन में, कह रहा है कि ढक्कन को आराम से बंद कर दिए और पानी था हमारा 2 मीटर ऊंचाई तक शुरुआत में, और ढक्कन को बंद कर दिया इसमें और एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा दे दिया है। हम लोग 4.8 पे देखे थे कि 20% पानी मतलब 10% पानी निकल गया। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है 9 मीटर पर सेकेंड। तो अगर खुला रहेगा ढक्कन तो बहुत सारा पानी गिर जाएगा बाहर। खुला रहेगा तो बहुत सारा वाटर बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं? एक टंकी इधर की तरफ दिया 3 मीटर चौड़ा। यही शुरुआत का सीन था। ये 4 मीटर दिया हुआ, ये पूरा ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ क्वेश्चन। अब इसका एक्सेलरेशन कहता है कि 9 कर दिया, है ना? तो प्रेशर पूछ रहा है कि ये बॉटम टैंक के बॉटम में फ्रंट में इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना, गेज प्रेशर निकालना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज्यादा होता है प्रेशर या कम होता है उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। तो पहले हम लोग को निकालना होगा कि फ्री सरफेस के साथ तो लिक्विड गिरेगा नहीं क्योंकि ढक्कन बंद है। ढक्कन बंद है तो आप क्लोज कर दिए, है ना? अब कितना भी एक्सेलरेशन दीजिए पानी उठ जाएगा। आप देखे थे कि 4.8 दिए थे तो कैसा हो गया था सरफेस,
तो जो पानी निकला था बाहर इधर की तरफ जमा होने लगेगा। तो हम लोग को पता नहीं सरफेस कैसा हो जाएगा, तो मान लेते हैं सरफेस इस तरह का हो जाएगा, कुछ पानी ऊपर की तरफ चला गया, हम लोग सरफेस ऐसा हो जाए। ये मान लिया कि एक्सेलरेशन इतना दे दिया, सामने से देखने पे ऐसा हो गया लिक्विड। ये मान लिया कि फ्री सरफेस ऐसा हो गया जब 9 एक्सेलरेशन दे दिया। कितना एक्सेलरेशन दे दिए? 9। ये खुला रहता तो पानी निकलते जाता बाहर, तब ऐसे ही रहता, यहाँ से इस तरह से पहले बीचों बीच जा रहा था, ठीक नहीं? ये था 2 मीटर वाला दूरी, पहले बीचों बीच जा रहा था, उसके बाद धीरे 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 ये ऐसे निकलने लगा था पानी, तो ये ऐसे होते जा रहा था, ऐसे होता धीरे धीरे सारा पानी गिर जाता, खुला रहता। तो अब खुला नहीं है तो ये ऊपर की तरफ भागने लगेगा, पानी ऊपर की तरफ इधर भागने लगेगा, ये इधर नीचे गिरने लगेगा। तो कुछ इस तरह का फ्री सरफेस इमेजिन कर लिया, पता नहीं है शुरू में कैसा होगा। तो मान लेते हैं कि इसका दूरी यहाँ से x हुआ, या y मान लेते हैं इस दूरी को, और इधर मान लेते हैं कि x हो गया। इसी को मान लीजिए xy ज्यादा बेटर हो जाएगा, आपको xy निकल जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। ये पूरा कितना हाइट था? 3 मीटर, ये बच जाएगा 3 - y। उधर y मान लेते हैं, इधर x मान लेते हैं, तो इधर टोटल था कितना? 5 मीटर, तो ये कितना बचा? 5 - x। ऐसे एक्स वाई इसको मान लिया, ट्रायंगल लिखने में सुविधा हो। वॉल्यूम तो पानी का सेम है क्योंकि वाटर तो निकला नहीं है, एक इक्वेशन उससे बन जाएगा हम लोग। और एक इक्वेशन इंक्लाइनेशन tan थीटा इक्वल टू a0/g बोलते हैं, तो नया इंक्लाइनेशन θ2 हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू ये θ2 हो जाए, तो इधर भी θ2 हो जाए अल्टरनेट एंगल, तो tan θ2 से एक इक्वेशन बन जाएगा। एक इक्वेशन आपका बनेगा tan θ2 इक्वल टू a'/g से, इस फोटो से tan θ2 निकालिएगा तो y/x हो जाएगा, तो y/x a' दिया था ना, हम लोग देख रहे थे कि दूसरा कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनिशियल का सीन यहाँ है, फाइनल का सीन यहाँ, यही है फाइनल, ये है इनिशियल। जब एक्सेलरेशन 9 कर दिए तब ऐसा सीन हो गया, वो रेस्ट में था तब ऐसा सीन था। तो वाटर गिरा नहीं है, इस बार ढक्कन बंद है, तो वॉल्यूम बोलिए 2 × 5 × 4, 2 × 5 × 4, इसका बोलिए वॉल्यूम। तो पूरा वॉल्यूम टंकी का निकाल के ये वॉल्यूम घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा। तो पूरा वॉल्यूम टंकी का निकाल के, ये हवा है, एयर वाला वॉल्यूम घटा देंगे तो ये वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा, आराम हो जाएगा। तो पूरा वॉल्यूम टंकी का, पूरा वॉल्यूम टंकी का निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 × 5 × 4, 3 × 5 × 4 माइनस इसका वॉल्यूम बताइए, इसका एरिया हो गया हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया, अंदर डेप्थ था 4 मीटर तक। इस तरह का समझिए कि आप चट्टा जो है इस तरह का बिछा दिया 4 मीटर तक, इस तरह का, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये सामने से देखने पे ऐसा दिख रहा है आपको, और अंदर गया है पूरा 4 मीटर, तो इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम ये वाला होगा। तो सामने का एरिया निकालिए, इंटू थिकनेस कर देंगे, तो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, ये एरिया हो गया सामने का, थिकनेस है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी,
तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर्शन। पूरे टंकी का वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम घटा दिए, यही वाटर अब नया शेप में आ गया है, उतना ही पानी है, नए शेप में आ गया। इक्वल टू क्या 10। अब इक्वेशन 1 वो था, इक्वेशन solve equation 1 and 2 for x and y. Equation 1 and 2 for x and y. तो जरा बताइए कितना आता है x y, ये y रख दीजिए यहाँ पे। कितना आया x का वैल्यू? x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.9x स्क्वायर, मतलब 100/9 हो गया। रूट ले लेंगे 10/3 हो जाए, तो मुजवानी सॉल्व हो रहा है। कितना है जी x? x 10/3 हो जाए, 9/10 था, 10/3 डाल देंगे, 10 कट जाएगा तो y 3 मीटर है। मुजवानी सॉल्व हो जा रहा है। इतना टाइम कैसे लग रहा है जी? XY सॉल्व नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, ये यस और नो? ये वाला ले जाके रख दिया, 9/10 है ये। 0.9 को 9/10 ही रहने दो, तुम सॉल्व कर दो, आराम हो जाए तुम। ये ले जाके यहाँ पे रख दो 9/10, 10 उधर चला जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100/9, रूट लेंगे 10/3, y कितना हो गया? यहाँ पे 10/3 x रख देगा तो y हो जाएगा 3। तो y चल गया 3 मीटर, तो 3 मीटर तो पूरा ऊंचाई था। तो अब पता चला कि ये पूरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट पॉइंट पे, है ना? कहाँ पे आ जाएगा? लास्ट पॉइंट पे। और x कितना आया? 10/3। ये कितना मीटर था? 5 मीटर। 10/3 होता है 3.3। ये हम लोग को पता नहीं था कैसा शेप होगा, अब इक्वेशन दे दिया वैल्यू। अब इस वैल्यू के हिसाब से फोटो आप बना सकते हैं कैसा शेप होगा एक्चुअल। इसके हिसाब से एक्चुअल हम लोग शेप बनाए, इसके हिसाब से एक्चुअल शेप बनाए तो कैसा होगा जरा देखो। इसके हिसाब से एक्चुअल शेप बनाए हम लोग तो कैसा होगा देखो। ये वैल्यू दे दिया है तुम्हारा, नया शेप, ये ढक्कन बंद था, अब पानी 9 मीटर एक्सेलरेशन दे देने के बाद ऐसा शेप हो जाएगा पानी। ये ढक्कन बंद था, अब कैसा शेप हो जाए? तो बोल रहा है कि y हो गया 3, तो ये पूरा 3 था, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वाटर दाहिने साइड में। और उधर हो गया 10/3, तो ये 5 में से 10/3 घटा देंगे तो 5/3 हो गया। तो टोटल 15 पार्ट में बांट दो इसको, 5 को, तो 5/3 उधर हो गया, 10/3 उधर हो गया, तो 1.66 इधर की तरफ हो गया और इधर से 10/3 हो गया x। तो इस तरह का पानी अब हो जाए, ऐसा फ्री सरफेस हो गया वाटर, इस तरह का फ्री सरफेस वाटर का हो गया इस एक्सलेशन के बाद। ये हो गया फाइनल आंसर, फाइनल शेप। तुम देखना चाहता है कैसा हुआ? 9 जब एक्सलेशन देगा तो इस तरह का पानी का कहानी हो, इधर पानी रहेगा छत तक, इस तरह का फ्री सरफेस पानी का हो जाएगा, इस तरह का फ्री सरफेस वाटर का हो जाएगा, इस तरह का फ्री सरफेस वाटर का हो जाएगा। इस तरह का फ्री सरफेस वाटर का हो जाएगा, इधर वाटर रहेगा, उधर हवा रहेगा, पूरा खाली। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। 9 एक्सलेशन दे देने के बाद ऐसा हो जाए। यस, अब तुमको क्वेश्चन करना है, जब ये तुमको पता चल गया कि x 10/3 है और y 3 हो गया, मतलब y ऊपर से मेजर किए थे 3, तो 3 मेजर करने का मतलब यहाँ एकदम नीचे तक आ गया,
ये 3 मीटर तक। अब इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है। इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, इसका बी दे देते हैं। दोनों पॉइंट पे प्रेशर नहीं देते। इधर क्या है? हवा है, टंकी में खाली हवा है। इस तरह का टंकी है और इस तरह का तुम्हारा, सॉरी, सामने से देखने पे इस तरह का फ्री सरफेस है तुम्हारा, इस तरह का फ्री सरफेस है तुम्हारा। इधर तो एयर है, एयर में नॉर्मल था, एयर प्रेशराइज करके तो डाली नहीं थी, आराम से ढक्कन लगाए थे। इसमें पूरा प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो यहाँ पे भी प्रेशर हवा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। ये पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ये पूरा एब्सोल्यूट प्रेशर बोले, टोटल प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर ये पॉइंट पे कितना होगा? तो गेज प्रेशर बोलते थे एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक घटा देते हैं, तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही वैल्यू है, तो 0 आ गया। गेज प्रेशर ये पॉइंट पे बोलेंगे 0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ नहीं ज्यादा है, कुछ नहीं कम है, तो दिस इज 0। ये पॉइंट पे प्रेशर गेज प्रेशर बोलेंगे 0। बताए थे तुमको ये 0 लेवल प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक है, ये गेज है। ये टोटल जोड़ देते हैं तो एब्सोल्यूट कहते हैं इसको, और इतना को गेज प्रेशर बोलते हैं, इसको पीएटीएम बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है तुम्हारा, और ये मान लो कि यहाँ पे 86 बोल दिया सेंटीमीटर ऑफ एच जी। 86 सेंटीमीटर ऑफ एच जी को एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्लस, तो गेज हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एटमॉस्फेरिक में 76 में 10 जोड़ देंगे तो 86 आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब एब्सोल्यूट में गेज प्रेशर घटा दिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, तो एब्सोल्यूट में एटमॉस्फेरिक घटा देंगे तो गेज प्रेशर आएगा। एटमॉस्फेरिक प्लस गेज इक्वल टू एब्सोल्यूट, तो गेज प्रेशर हो जाएगा 0 ए पॉइंट। अब बी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो तुम जानता था कि जब पीछे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर रोला से बढ़ जाता है, तो पीबी माइनस पीए को बोलता था रोला, रो ऑफ लिक्विड एल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ लिक्विड। ये पता था हम लोग को, है ना, रोला से बढ़ जाता है। तो दोनों में एटमॉस्फेरिक जोड़ के घटाओ एब्सोल्यूट प्रेशर, या एटमॉस्फेरिक घटा के घटाओ, एक ही बात है। इसका गेज प्रेशर 0 हो गया, इसका गेज प्रेशर ही ये बचेगा, तो गेज प्रेशर बी पॉइंट पे कितना बच जाएगा था? इसका गेज प्रेशर का डिफरेंस भी रोला ही होगा। एटमॉस्फेरिक का टोटल प्रेशर का डिफरेंस जो है, एब्सोल्यूट प्रेशर टोटल प्रेशर का डिफरेंस हम लोग रोला होता था। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर का डिफरेंस। एब्सोल्यूट को लिख सकते हैं गेज प्लस एटमॉस्फेरिक, गेज प्लस एटमॉस्फेरिक तो कट ही जाएगा, तो गेज का डिफरेंस भी रोला होगा। तो रो वाटर का होता है 1000, और ये लेंथ था 5 मीटर, एल हो गया ये 5, और एक्सलेशन था 9, है ना। प्रेशर डिफरेंस रोला बोले थे हम लोग, तो ये कितना हो गया? 45,000, तो 4.5 इंटू 10⁴ पास्कल, इतना प्रेशर हो जाएगा हम लोग का गेज प्रेशर। समझ में आया? यस और नो? तो देख लिया कि एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या कहानी होगा, एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या कहानी होगा, तुमको समझ में आ गई बात। अब जरा रोटेशन ऑफ फ्लूइड देख लो, तो सर्कुलर मोशन में हम लोग देखे थे, इसमें क्या सीन बनता है। मान लो कि एक बर्तन में लिक्विड डाल दिए, तो कुम्हार के चाक पे रख दिया इस बर्तन, कहाँ रख दिया? कुम्हार के चाक पे, चाक को नचा दिया पूरा, बर्तन को कुम्हार के चाक पे रख दिया, चाक को नचा दिया,
बर्तन को फिक्स कर दिया कुम्हार के चाक पे और इस चाक को नचा दिया, ये फिक्स्ड है, और चाक को खुटी पे रख के नचा दिया, ये चाक को नचा दिया, इस तरह से नाच रहा है चाक। पूरा बर्तन भी नाचेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से नचा दिया, कितने एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो जो वाटर था इसमें, यहाँ ऐसे भर के रखा था पानी शुरुआत में रेस्ट में, ये पूरा बर्तन नाचने लगेगा गोल गोल, चाक पे रख के नचा दिए। तो पानी का फ्री सरफेस अब ऐसा नहीं रहे, उसका प्रोफाइल जो है पानी का कुछ इस तरह का हो जाता है, पैराबोला टाइप का हो जाता है पानी का प्रोफाइल। कैसे? वो इक्वेशन से ही हम लोग निकाले, है ना। पानी जो है एक्सलेट कर रहा है तो फ्री सरफेस ऐसा नहीं रहे, उसका पाथ कुछ इस तरह का हो जाए। ये बॉटम पॉइंट पानी का जो है हम लोग इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं, ये ओरिजिन मान लिया, है ना। लिक्विड कुछ इस तरह का हो जाएगा रोटेट करने के बाद, सामने से देखने पे दिखा रहे हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, पूरा शेप पैराबोलॉइड हो जाएगा इस तरह का, ऊपर पूरा शेप इस तरह का, फ्री सरफेस इस तरह का पैराबोलॉइड। बर्तन गोल था ऐसे, तो इस तरह का शेप हो जाएगा पैराबोलॉइड। पानी जो है इधर भी ऊपर चढ़ जाएगा, इधर भी बराबर ऊपर चढ़ेगा, एक ही जैसा रहेगा सीन, इस तरह का ही सीन, यहाँ जितना है उतना ही रहे, तो इस तरह का सीन हो जाएगा। तो वो निकाल के देखते हैं, इक्वेशन से आएगा वैसा। तो कुछ ऐसा शेप हो जाएगा रोटेट कराने के बाद। वाटर था पहले ऐसे, अब भाग के हो गया ऐसे, लिक्विड का सरफेस। तो जरा देखो यहाँ पे हम लोग कहीं पे एक पॉइंट एक लिक्विड का पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं, ऊपर हवा है, एयर है, इधर लिक्विड है। ये लिक्विड का पार्टिकल इस पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा एन ऊपर की तरफ, ये लिक्विड इस सर्किल में नाचेगा, पूरा बर्तन नाच रहा है, तो हर एक लिक्विड सर्कुलर मोशन होगा, ये लिक्विड इस सर्किल में नाचेगा। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन हो गया, इसका वेट mg हो गया डाउनवर्ड। मान लेते हैं एक पार्टिकल का मास m है, mg हो जाएगा डाउनवर्ड। अब यहाँ पे टेंजेंट खींच दे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इस एंगल को थीटा बोल दे, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई एक्स वाई था, यहाँ से x दूरी है, ऊंचाई y दूरी है, तो टेन थीटा को स्लोप है, एक्स वाई पॉइंट पे ये स्लोप होगा, तो dy बाई dx को हम लोग टेन थीटा बोलेंगे। एक इक्वेशन, dy बाई dx स्लोप हो गया टेंजेंट का, ये जो टेंजेंट खींचे हैं इस पॉइंट पे उसका स्लोप है dy बाई dx। एक इक्वेशन बना के इसको रखते हैं। दूसरा इक्वेशन जरा देखो, यहाँ पे सर्कुलर मोशन वाला लगाते हैं, ये पार्टिकल वाटर का सर्किल में घूम रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? तो mg का कंपोनेंट तो इधर जीरो आएगा, नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट देगा, तो नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, इसकी रेडियस कितनी हो गई? x के बराबर, यही वाला दूरी x, रेडियस हो गया x के बराबर। तो नॉर्मल कंपोनेंट का ये जो हिस्सा होगा वो देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंजेंट के साथ एंगल यहाँ थीटा बोल रहा था, इधर अल्टरनेट एंगल थीटा होगा, यहाँ 90 माइनस थीटा होगा, इसके साथ ओरिएंटल के साथ ये थीटा है, तो इधर भी अल्टरनेट एंगल थीटा होगा, इधर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ वर्टिकल लाइन खींच दे तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकल लाइन खींच दें तो वो भी थीटा हो जाएगा ज्योमेट्री से। कैसे कैसे बोले? ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, अब इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है ऐसे, और इस ओरिएंटल पे परपेंडिकुलर है ऐसे, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचे हैं ये वाला,
इस लाइन पे परपेंडिकुलर ये खींचे हैं, तो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर के बीच का एक्यूट एंगल इस लाइन के एक्यूट एंगल के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। और नहीं तो देख सकते हैं आप, ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल इधर थीटा होगा। अब इस टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल, तो इधर वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये एक्स वाई एक्सिस 90 पे होता है तो ये वाला थीटा हो जाएगा। सिंपल तरीके से भी आप देख सकते हैं वो एंगल थीटा हो जाएगा। एन का कंपोनेंट इधर हो जाएगा एन कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एन साइन थीटा। तो आपको बताए थे इस तरह का क्वेश्चन जो है 2004 के आसपास में, 2005 के आसपास में क्लासरूम में बताए थे, 11th क्लास में ओलंपियाड में भी पूछा था। तो एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर बाय आर देगा, ये आपको सर्कुलर मोशन में भी बताया। तो एम ओमेगा है, ओमेगा दिया हुआ एंगुलर वेलोसिटी, पूरा टंकी नाच रहा है ओमेगा से। तो एन साइन थीटा विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, एन साइन थीटा विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल। इसका रेडियस एक्स है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बोल देंगे उसको। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो एन साइन थीटा है, वही इसको सर्किल में घुमाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स दे रहा है। ग्राउंड से जमीन पे खड़े होके आप देख रहे हैं, हम वहां के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और आप देख रहे हैं, और एन कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। एन कॉस थीटा बैलेंसेस द वेट, एन साइन थीटा विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, will provide the required centripetal force m omega square r, requires m मास का पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से x रेडियस में घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको चाहिए m ओमेगा स्क्वायर x। कौन देगा भाई? n sin थीटा देगा। n cos थीटा balances the weight, n cos थीटा balances the weight of the water particle। एक पार्टिकल कंसीडर किए थे मास का, तो n cos थीटा बराबर mg हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग, तो साइन एन एन कट जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा, एम एम कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी आ जाए। ये क्वेश्चन 3 हो गया। फ्री सरफेस का, फ्री सरफेस पे पार्टिकल कंसीडर किए थे एक्स वाई पॉइंट पे, इसका कोऑर्डिनेट बोले थे हम एक्स कॉमा वाई। एक्स वाई पॉइंट पे एक पार्टिकल कंसीडर किए थे, एक्स वाई पॉइंट पे एक पार्टिकल कंसीडर किए थे, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। इस पे ये टेंजेंट है, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। एन का एक कंपोनेंट इधर हो गया एन कॉस थीटा, वो वेट को बैलेंस कर रहा है। एन साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, ये पार्टिकल इस सर्किल में घूम रहा है। क्लियर है? तो वो ऐसा इक्वेशन हो गया। नोट कर लीजिए इसको, समझ में आया ये पूरा कहानी? रोटेशन ऑफ लिक्विड देख रहे हैं। चलिए इक्वेशन ए और बी में दोनों इक्वेट कीजिए। अब एक इक्वेशन मिलेगा और हम लोगों को y और x में इक्वेशन मिल जाएगा, तो पता चला जो हम पहले बोले थे पैराबोला होगा, तो पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा अपने आप। तो फ्री सरफेस का इक्वेशन एक्स वाई में चला आएगा, फ्री सरफेस का इक्वेशन एक्स वाई में चला आएगा। तो हम लोग निकाला है इसको, तो फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी dy by dx इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर जी बाय एक्स, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो dy इक्वल टू हो गया ओमेगा स्क्वायर बाय जी इंटू एक्स डी एक्स।
अब ये ओरिजिन था वो पॉइंट और ये पॉइंट पी था एक्स वाई, इंटीग्रेट कर देते दोनों तरफ, ओमेगा स्क्वायर जी बाई जी कांस्टेंट हो गया, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट। एक्स जब 0 है तो वाई भी 0 है, एक्स 0 तो वाई 0, और ये पॉइंट में जब एक्स दूरी गए तो वाई बराबर वाई जनरल, तो dy का इंटीग्रेशन y होगा, y माइनस 0 y बचे, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ही बचे, तो ये फाइनली एक्स स्क्वायर बाई 2 ही बचेगा, x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो फाइनली यही बचे, लिमिट लगा दिए, डायरेक्ट इजी था इसलिए। तो इक्वेशन आपका आ गया फाइनली y स्क्वायर y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर। मिटा दें इसको, नोट कर लिया आपने? तो इक्वेशन बन गया हमारा तो y इक्वल टू बन गया इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू वाई, इस तरह का इक्वेशन क्या होता है? ये पैराबोला का इक्वेशन होगा, ये 2g बाई ओमेगा स्क्वायर एक ही जगह पे हो गया, या y इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है? पैराबोला होता है। क्या होता है? ये पैराबोला होता है, इट इज ए पैराबोला। तो क्रॉस सेक्शन जो है फ्रंट व्यू पैराबोला होगा, तो रोटेशन होगा तो पैराबोला को रोटेट करा दीजिएगा, इस तरह का पैराबोला होता है, चारों तरफ नचा दीजिएगा तो उसको पैराबोलॉइड बोलते हैं, 3 डायमेंशन। ये सामने से देखे तो पैराबोला, ये नाचेगा तो पैराबोलॉइड, इस तरह का शेप हो जाएगा फ्री सरफेस। ग्लास गोल है, उसको नचा दिए पानी को तो इस तरह का पानी का सरफेस हो जाएगा, ऐसा सरफेस हो जाएगा पैराबोला। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू पैराबोलिक हो जाता है, इस नियम से चेंज होगा हाइट। अब मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक ट्यूब है, एक ट्यूब है और इसमें लिक्विड कैपिलरी है और इसमें लिक्विड डाल के रखे हैं, एक कैपिलरी है और इसमें लिक्विड डाल के रखे हैं, सब जगह सेम डायमेंशन है। तो मान लीजिए कि शुरू में लिक्विड जो है स्टैटिक स्टेट में था, इस तरह का था लिक्विड, फ्री सरफेस रेस्ट में है तो लेवल सेम रहे, एक ही लिक्विड है सेम लेवल में, इनिशियल लेवल ऐसा है। अब इसको इस एक्सिस के अबाउट नचा दिए, ये दूरी इधर से हम लोग कर दिए x1 और ये दूरी हो गया इधर x2, और इसके अबाउट नचा दिए पूरा, इसके अबाउट क्या किए? रोटेट करवा दिया। तब ये लेवल कितना हो जाएगा सो बताइए। शुरू में h हाइट पे था, अब इधर का फ्री सरफेस कहाँ चला जाएगा? ये कहाँ चला जाएगा? लिक्विड। तो निकालिए, तो डिफरेंस इन हाइट निकालिए। शुरू में 0 था डिफरेंस इन हाइट, बाद में क्या हो जाएगा डिफरेंस इन हाइट? मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया है, चार्जर चाहिए, एक्सटेंशन देना, वो वाला मत देना। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से नचा रहे, इस एक्सिस के अबाउट नचा रहे। If the system is rotated with an angular velocity omega, system is rotated with an angular velocity omega, radian per second as shown in figure, as shown in figure. Find the difference in height in 2 arms, height of liquid in 2 arms.
in 2 arms. Difference in height of liquid in 2 arms. On कर लो switch one. Height of liquid in 2 arms. अब करते हो एक्सटेंशन वाला स्विच को ऑन करके देखो तो चेक करो ना ओपन करके कुछ देखो कुछ देखो कितना आंसर आया तो इसका सर कैसा होगा पैराबोला यहाँ से बना इस पॉइंट से पैराबोला बनाएगा तुम तो कुछ इस तरह का फ्री सरफेस हो जाएगा उसी तरह का शेप लेगा तो ऐसा फ्री सरफेस होगा पैराबोला होगा यहाँ से सिमेट्रिक पैराबोला बनाएगा अगर तुम ऑब्जर्व करना चाहते हैं ये लिक्विड का लेयर नीचे आ जाएगा ये वाला ऊपर चला जाएगा तो फाइनल शेप इस तरह का हो जाएगा ये क्वेश्चन तुमको मालूम था अभी निकाले थे y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर ये निकाले थे अभी तो इधर वाला x1 डालेगा रेडियस हो गया इसका x तो जब x1 डालेगा तो हाइट हो जाएगा y1 इस हाइट को y1 बोले तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू x1 स्क्वायर और जब x2 डालेगा रेडियस तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू x2 स्क्वायर यही हो गया y2 तुम्हारा तो डिफरेंस इन हाइट पूछ रहा था तो y2 माइनस y1 ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 ये हो जाएगा आंसर ये x1 x2 दिया रहेगा तो तुम निकाल लेगा ओमेगा दिया रहेगा तो निकल जाएगा समझ पाया जी ये क्वेश्चन जब निकाल दिए थे तो फ्री सरफेस इसका पैराबोलिक हो इस पैराबोला को एक ड्रॉ करोगे तो जैसे इतना इधर जितना दूरी पे इधर भी उतना ही दूरी पे बनाओगे ये ज्यादा ऊंचाई पे कटेगा ये ज्यादा दूर है ये कम दूरी पे कम ऊंचाई पे कटेगा यहाँ पे पैराबोला का सेंटर मान के बना दिए तो एक आइडिया मिल जाएगा तुमको कि इधर का हाइट इतना होगा इधर का हाइट इतना होगा तो डिफरेंस इन हाइट हो गया y2 माइनस y
शुरू में ऐसे था सेम लेवल पे लिक्विड, अब नचा दोगे तो ऐसा लिक्विड का लेवल हो जाएगा। समझ पाया तो यस बोलो, नहीं समझ पाया तो नो बोलो। ये रोटेशन का कहानी हो गया, रोटेशन ऑफ लिक्विड। रोटेशन पे क्वेश्चन देगा तो इसी तरीके से बनाए। नेक्स्ट 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 जो है हम लोग अब फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में चलते हैं, जो तुम्हारे स्कूल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन तुम बनाएगा फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसकी कहानी देखते हैं। अब तुम जो है लिक्विड में जैसे नल से लिक्विड खोल देते हो, नल खोल देते हो तो लिक्विड नीचे गिरता है। ये जैसे ही ओपन करते हैं इसके टैप को तो क्या होता है, यहाँ से पानी जो निकलता है इस तरह से पूरा यहाँ से डिफ्रैक्ट करते हुए निकलता है, छितराते हुए इस तरह से गिरता है। तो किसी भी पार्टिकल पे विचार करेगा तो इसमें वाइब्रेशन भी होता है, ट्रांसलेट नीचे भी गिर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन भी, नाचते भी रहता है, रोटेशन ट्रांसलेशन वाइब्रेशन सारा मोशन होते रहता है। तो वो जमीन पे गिरा तो कितने वेलोसिटी से गिरा, टकराएगा, वो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा अगर एक्चुअल मोशन कंसीडर करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वाइब्रेशन रोटेशन सबको इग्नोर कर देते हैं लिक्विड का, हर एक पार्टिकल का, और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन मान के पढ़ते हैं, मतलब इजी करके पढ़ते हैं। एक्चुअल मोशन, झरना में से पानी गिर रहा है तो जंपिंग बम्पिंग थम्पिंग सब हो रहा है, हाँ, तो उसका एक्चुअल एनालिसिस करना बहुत टफ है। चला जाएगा यहाँ पे रुक्का डैम पे या जोना फॉल चला जाएगा, वहां से पानी ऊपर से गिर रहा है तो पूरा देखने में रमणीक दृश्य लगेगा, पूरा सुंदर लगेगा, पूरी दुनिया यहाँ पे सिमट गई है, प्रकृति का आनंद। लेकिन एक पार्टिकल का वेलोसिटी निकालने के लिए मन में सोचेगा तो दिमाग में टेंशन हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। उसमें ट्रांसलेशन रोटेशन वाइब्रेशन सारा मोशन हो रहा है तो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आइडियल मान के पढ़ते हैं। तो हमारे सिलेबस में आइडियल फ्लूइड ही है। आइडियल फ्लूइड का मतलब होगा, आइडियल फ्लूइड का मतलब होगा तो इनकम्प्रेसिबल हो जाए, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब हो गया सेम डेंसिटी, ड्यूरिंग द मोशन उसका डेंसिटी नहीं चेंज करेगा, डेंसिटी हमेशा सेम रहे। इनविस्किड, इनविस्किड का मतलब हो गया नॉन विस्कस, मतलब चिपचिपा नहीं है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीरो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीरो। और इरोटेशनल, इरोटेशनल का मतलब नाच नहीं रहा है, ओमेगा जीरो। फ्लूइड पार्टिकल खुद अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा है, ये जो वाटर का पार्टिकल है खुद रोटेट नहीं कर रहा है, इरोटेशनल वोर्टेक्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इरोटेशनल मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। ये सब मान के हम लोग पढ़ते हैं मोशन। तो स्टेडी फ्लो क्या कहलाता है? तो जैसे किसी ट्यूब में
डॉक्टर के.एल. कुमार का फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो बना हुआ है। डॉक्टर के.एल. कुमार का फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो बनाया है, उसमें देखना फ्लूइड के फ्लो का डायरेक्शन दिखाया हुआ है, कैसे मेजर करता है। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर थे। तो स्टेडी फ्लो, तो ये जैसे देखिए पाइप है, क्रॉस सेक्शन दिखाया है पाइप उधर काट के। इसमें से जेंटली जो है तुमने, जो शांत जल का प्रवाह है, स्टेडी फ्लो कब कहलाता है? ये फ्लो लाइंस बना है, ये फ्लो लाइंस बना रहे हैं। चलो ऐसे बना देते हैं अभी तत्काल। इस तरह से लाइन फ्लो करेगी, एक दूसरे को कट नहीं करे, एक दूसरे को कट नहीं करे, कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। इस तरह का लाइन फ्लो, अलग अलग कलर इंजेक्ट कर दिया जेंटली, एक पार्टिकल में रेड कलर, एक में ग्रीन कलर, एक में ब्लू कलर, एक में येलो कलर। और अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है कि एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है ना, तो स्टेडी फ्लो कहलाता है। इस लाइन को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन। और इसमें और खास बात क्या होता है, ये सब जो लाइंस दिखा हुआ है स्ट्रीम लाइंस है। खास बात क्या है कि कोई भी पॉइंट ए बी सी डी यहाँ पे सेक्शन ले लिए, इस सेक्शन पे हर एक पॉइंट का वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं हो, सेम रहे। लिक्विड फ्लो करता चला जा रहा है, जब भी यहाँ से गुजरेगा उसका वेलोसिटी हमेशा, अगर वीए है यहाँ का, तो हर एक कण का वीए रहे, तो हर एक कण का वीए रहेगा किसी भी टाइम पे, ऑल टाइम, एट ऑल टाइम ये वेलोसिटी हमेशा वीए रहे। दूसरे सेक्शन पे पार्टिकल का वेलोसिटी वी हो जाएगा, एरिया कम हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई कम हुआ पाइप का, तो वेलोसिटी वहां बढ़ेगा। लेकिन एट ऑल टाइम ऑफ फ्लो, एट ऑल टाइम ऑफ फ्लो वेलोसिटी हमेशा दूसरे का, इस सेक्शन वाले का हमेशा वी रहे। वी अलग अलग है, लेकिन ये 12 बजे वी था तो 2 बजे भी वी रहेगा, 3 बजे भी वी रहेगा, 4 बजे भी वी रहेगा, रात हो गया 12 बजे रात हो गया तो भी वी रहेगा। तब इस तरह के फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। डिफरेंट पॉइंट्स, different at different sections, different sections, ए और बी दो सेक्शन लिए थे, velocities are different, velocities are different, but at a particular section, velocity does not change with time. At a particular section, velocity of fluid does not change with time, does not change with time. किसी एक सेक्शन के, इसको सेक्शन ए बोले, सेक्शन बी बोले, यह है सेक्शन ए, यह है सेक्शन बी। तो सेक्शन ए पे जितना वेलोसिटी है हर टाइम वही वेलोसिटी रहेगा, बी पे जितना वेलोसिटी है हर टाइम वही वेलोसिटी रहेगा। तो वेलोसिटी सेक्शन पे डिफरेंट है, डिफरेंट सेक्शन पे वेलोसिटी डिफरेंट है, बट एक सेक्शन पे एक टाइम में वेलोसिटी जितना है, दूसरे टाइम में भी वही, तीसरे टाइम में भी वही, चौथे टाइम में भी वही। इस तरह के फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो कहलाता है। समझ में आया कहानी? इस तरह का फ्लो को ही मान के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। डज नॉट चेंज, चेंज नहीं करे, डज नॉट चेंज विथ टाइम।
समझ में आ गया स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इसको ये ट्यूब में दिखाया तो इसको ट्यूब ऑफ फ्लो भी बोल सकते हैं, ट्यूब ऑफ स्ट्रीमलाइन है। पूरे पाइप में दिखा दिए, ये ट्यूब बोलते हैं इसको, इस फोटो को ही बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब ऑफ फ्लो। इस फोटो को ही बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब में दिखाते हैं जब आप फ्लो लाइंस को, उसको ट्यूब ऑफ फ्लो बोलते हैं। अब इसमें जो हमारा इक्वेशंस वगैरह सब लगाएंगे, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सबसे पहला इक्वेशन और सबसे खास है, इस इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैथमेटिक्स इसमें देखें हम लोग, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगा, इसको अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोई इसमें एब्सेंट नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा तो फिर समझ नहीं पाएगा, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग देखेंगे, अब वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, उसका इक्वेशन कैसे होता है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, उन चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना। तो उसको रहने दिए, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी बहुत लोगों का क्लास रहता है, फिर मिस कर दिया। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चंस बनाते रहिए।